हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डी लॉ जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम लोग कर रहे हैं एविडेंस की सीरीज, जो कि है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये वही है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करता था। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 4। अब तक हमने चैप्टर 2 के पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, 38 सेक्शंस तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे 39 से 45 और इस चैप्टर के बचे हुए सेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों की राय की बात की जा रही है। अन्य व्यक्ति कौन होते हैं? अन्य व्यक्तियों को जो बोला जाता है, बेसिकली इसमें कहा जाता है विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? 39 से 45। 39 से 45 ये हमारी बीएससी की सीरीज चल रही है। तो जिन लोगों ने हमारी बीएनएस की सीरीज को नहीं देखा है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है कंप्लीट, वो जाके देख सकते हैं। साथ ही इसके बीएनएसएस के भी सीरीज अवेलेबल है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि नए क्रिमिनल एक्ट्स हैं, इनकी जो सीरीज है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं चैनल को, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डाउनलोड करनी होगी डी लॉ क्लासेस की ऐप। कई बार कमेंट आते हैं कि मैम हम लोग पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं? तो पीडीएफ लेने के लिए जाना होगा आपको डी लॉ क्लासेस की ऐप पर, जो आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब इन सब बातों को करने के बाद फाइनली हम शुरू करेंगे हमारा 2 का पार्ट 4। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब सेक्शन 39 बात कर रहा है विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। तो आखिर कौन होते हैं विशेषज्ञ? तो विशेषज्ञ वो होते हैं जिनको किसी विशेष सब्जेक्ट के संबंध में, विशेष विषय के संबंध में क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक सोने की अंगूठी है। तो सोने की जो अंगूठी है, इस अंगूठी के संबंध में हमें कौन बता सकता है कि ये अंगूठी असली है या नकली? तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सुनार। तो क्या सुनार एक विशेषज्ञ हो सकता है? सुनार कौन होता है? सुनार वो होता है जो सोने से संबंधित चीजें बनाता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाता है, गहने बनाता है। उसको नॉलेज होती है कि ये जो है ये सोना है या ये पीतल है। मतलब वो ही बता सकता है कि ये अंगूठी सोने की है या पीतल की। तो क्या एक सुनार विशेषज्ञ होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सुनार को अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो उसका क्या हो सकता है, एक विशेषज्ञ हो सकता है। ठीक है, एक सोने की अंगूठी है। तो सोने की जो अंगूठी है, इस अंगूठी के संबंध में हमें कौन बता सकता है कि ये अंगूठी असली है या नकली? तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सुनार। तो क्या सुनार एक विशेषज्ञ हो सकता है? सुनार कौन होता है? सुनार वो होता है जो सोने से संबंधित चीजें बनाता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाता है, गहने बनाता है। उसको नॉलेज होती है कि ये जो है ये सोना है या ये पीतल है। मतलब वो ही बता सकता है कि ये अंगूठी सोने की है या पीतल की। तो क्या एक सुनार विशेषज्ञ होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सुनार को अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो उसका क्या हो सकता है, एक विशेषज्ञ हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई विशेषज्ञ आखिर कौन हो सकता है। लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? हमको चलना पड़ेगा एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्ट ने हमको पर्टिकुलर पॉइंट्स बता रखे हैं कि ये व्यक्ति विशेषज्ञ होंगे। और हमको जब एग्जाम में आंसर देना होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए, जब न्यायालय को यानी कि कोर्ट को किसी विदेशी विधि यानी कि फॉरेन लॉ के संबंध में या साइंस यानी विज्ञान के संबंध में, अब आप इन लोगों को, मतलब इन वर्ड्स को आप डालेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों डालेंगे? क्योंकि वहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन हमको उस पॉइंट में दे रखे हैं
किस संबंध में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है, तो हमको वहां पे मिलेगी विदेशी विधि, विज्ञान, कला और हस्तलेख आदि के बारे में अगर राय बनानी हो तो वह विषय प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत है। इसके अंतर्गत पता है उंगली चिन्ह ये भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, उंगली चिन्ह वगैरह हो गए, ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब कोर्ट को किसी विदेशी विधि, हस्तलेख, विज्ञान, कला, उंगली चिन्ह आदि के बारे में अगर राय बनानी है तो उन विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति, तो विज्ञान के संबंध में कौन होगा, साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, भाई किसी को कोई बीमारी है वगैरह, ये सब कौन बता सकता है, डॉक्टर बता सकता है। कला, मान लीजिए कोई चित्र है, फेमस चित्रकारी बनी हुई है, अब इस संबंध में हमें तो कोई नॉलेज नहीं है लेकिन कोई चित्रकार है उसको नॉलेज है, जैसे थेवा कला वगैरह ये नहीं होती क्या, तो हो सकता है अपन को तो नॉलेज नहीं हो, एक आइडिया हो कि हाँ इस तरह की जो चीज़ होती होगी वो थेवा कला होती होगी, पर जो इसमें माहिर होगा वो व्यक्ति बता पाएगा कि जो कला है वो कौन सी है, ठीक है। हस्तलेख के बारे में राय, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि ये मेरी हैंड राइटिंग है, आप लोग कंटिन्यू मेरी हैंड राइटिंग को देख रहे हैं, तो क्या आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैम, हमको यूट्यूब पे पढ़ाती थी, हम उनकी जो राइटिंग है उससे परिचित हैं, एक वो व्यक्ति हो सकता है। साथ ही मान लीजिए जो मेरी टाइपिस्ट है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स को टाइप करती है, उसको पता है कि ये मैम की राइटिंग है, अगर वो कहीं पे भी देखेगी तो वो पहचान देगी हाँ ये शायद मैम ने लिखा होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो मेरे हस्तलेख से परिचित होते हुए वो विशेषज्ञ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उनसे जो रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, सुसंगत होंगे, यानी कि रिलेवेंट होंगे। सेक्शन 39 में विशेषज्ञों को परिभाषित किया गया है। प्रश्न उठ जाता है कि विशेषज्ञों को आखिर कहाँ परिभाषित किया गया है, तो उसके लिए जाना होगा हमको सेक्शन नंबर 39 ऑफ बीएसए। तो ये बोल रहा है कि परिभाषित करते हुए उनके जो राय होती है उसको भी बताया गया है, मतलब विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, मतलब जैसे कि सुनार है वो इस पे राय दे सकता है कि भाई मेरे को तो ये अंगूठी पीतल की लग रही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मैं इसको टेस्ट करके बता सकता हूँ कि ये अंगूठी सोने की नहीं है, ठीक है, गला के देखता है, जो भी करता है। मतलब चिकित्सक या सर्जन की राय किसी आदमी की शारीरिक दशा, बीमारी आदि दिखाने के लिए स्वीकृत की जाती है। अब डॉक्टर ही तो देख के बता सकता है ना, सिम्टम्स को देख के कि भाई इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है, हम तो बता नहीं पाएंगे, एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई बुखार हो रहा है इसको ये, लेकिन हम ये तो नहीं ना बता सकते पर्टिकुलर इसको डेंगू हुआ है, जॉइंटिस हुआ है, ये क्या हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो ऊपरी तौर पर जिस तरीके से सिम्टम्स बताए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बता देता है कि इसको ये शायद बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी साइड क्या करा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करा के क्या होता है, उस चीज़ को प्रमाणित कर दिया जाता है, वो अपनी राय रख रहा है और उस राय को क्या हो जाता है, प्रमाणित हो जाती है उस टेस्ट के द्वारा। तो ये हो गई हमारी विशेषज्ञों की राय, सेक्शन नंबर 39। अब हम बात करेंगे आगे। अब ये बोल रहा है कि विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, यानी सेक्शन 40 की बात की है, तो वे तथ्य यानी कि फैक्ट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, मतलब सुसंगत तो नहीं है लेकिन सुसंगत होते हैं यदि वो विशेषज्ञों की राय को मानते हैं, ठीक है। अगर विशेषज्ञों ने उस पर अपनी राय दे दी कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उन राय से संबंधित तथ्य क्या हो जाते हैं, रिलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ कौन होता है, अभी हम सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत पढ़ के आए थे। सेक्शन नंबर 40 क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 40 बात कर रहा है कि विशेषज्ञों की राय से जो संबंधित तथ्य होते हैं वो सुसंगत होते हैं, यानी कि रिलेवेंट होते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 बोल रहा है हस्तलेख के बारे में राय। क्या बोल रहा है कि हस्तलेख के बारे में राय कब रिलेवेंट होती है, यानी आप जो हैंडराइटिंग देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी राय होगी वो कब रिलेवेंट हो सकती है। तो न्यायालय ने जब राय बनानी है, मतलब न्यायालय को जब राय बनानी हो कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति ने लिखी है या हस्ताक्षरित करी है, मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है, ये लिखा गया है और लास्ट में इस पे साइन किए गए हैं, तो अगर कोर्ट को राय बनानी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किस व्यक्ति ने लिखे हैं, किसने उसको साइन किया है, तो व्यक्ति का हस्तलेख जिसने वो लिखी है
और हस्ताक्षरित की है, अनुमानित की जाती है, मतलब उस पर अनुमान किया जाता है कि ये किसने लिखी होगी। कौन अनुमान कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग मेरी हैंडराइटिंग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये राइटिंग जो है ये मैम की हो सकती है, ठीक है। और जो मेरी टाइपिस्ट है, जो रेगुलर मेरे हैंड रिटन नोट्स को टाइप करती है, वो भी बता पाएगी कि ये अनुमान कर पाएगी कि भाई ये जो हैंडराइटिंग है वो मैम की है, ठीक है। तो परिचित व्यक्ति की राय, कौन हो गया परिचित व्यक्ति? ये मेरी हैंडराइटिंग है, ये मेरे सिग्नेचर है। तो जो मेरी टाइपिस्ट है जिसने अनुमान लगाया है, टाइपिस्ट है उसने अनुमान लगाया है, तो उस व्यक्ति की राय कि यह उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी या नहीं, ये सुसंगत हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो टाइपिस्ट राय बताएगी कि भाई ये मैम ने लिखा था या नहीं लिखा था, तो ये क्या हो जाएगी? रिलेवेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई है तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन। फिर बात की जा रही है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 बात कर रहा है साधारण रूढ़ि अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। तो जब न्यायालय को राय बनानी है तब ऐसी रूढ़ि अधिकार के अस्तित्व के बारे में, कोई रूढ़ि चली आ रही है, जैसा कि मैं अधिकतर बताती हूँ अपने में, ये वाला एग्जाम्पल मैं इसीलिए बताती हूँ जिससे कि एग्जाम्पल आपको याद हो जाए और आप कहीं से भी उस एग्जाम्पल को कनेक्ट करके रूढ़ि और अधिकार के संबंध में आप इसको कनेक्ट कर सके। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक हार है, इस हार का पहनना किसी भी विवाहित स्त्री का जरूरी है जब उसका विवाह होता है। विवाहित स्त्री का पहनना जरूरी है, यानी जब वो विवाह करके आएगी तो मान लीजिए किसी समाज में ये प्रथा प्रचलित है, रूढ़ी चल रही है कि वो हार पहनकर ही क्या करेगी, अपने नए घर में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो ये रूढ़ी चली आ रही है, तो ये रूढ़ी चली आ रही है, तो इसके बारे में कौन राय दे सकता है? जो उस समाज के लोग होंगे जिस समाज में ये चीज़ फॉलो की जा रही होगी, तो ये बता रहे हैं। अब अधिकार है इसका, वो ये जो हार है उसको प्राप्त करना इस व्यक्ति का अधिकार है, वो इसको प्राप्त करेगी तभी वो पहन के आएगी। तो ये जनरल बात हो गई। तो बोल रहा है कि जब कोर्ट को किसी रूढ़ि या अधिकार के बारे में राय बनानी है, उसके अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, मतलब कि ये प्रथा चल रही थी या नहीं चल रही थी, इस चीज़ के बारे में अगर राय बनानी है तो उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते। कौन बता पाएगा? भाई जो उस समाज के लोग हैं, पुराने लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो ये बता पाएंगे कि भाई इस चीज़ का, इस रूढ़ी का अस्तित्व है। तो उन लोगों ने जो राय रखी है वो क्या हो जाएगी? रिलेवेंट हो जाएगी, यानी कि सुसंगत हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है और हम सेक्शन नंबर 43 की तरफ आते हैं। प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। अब मनुष्य के किसी निकाय, कुटुंब की प्रथाएं या सिद्धांत है, मतलब किसी परिवार में कोई चीज फॉलो की जा रही है। मनुष्य के किसी निकाय, कुटुंब की प्रथा या सिद्धांत है, यानी कि किसी धर्म में, कोई परिवार में कोई चीज फॉलो की जा रही है कंटिन्यूअस रूप से, तो उन व्यक्तियों में, उस परिवार के लोगों के द्वारा जो राय रखी जाती है वो क्या हो जाएगी? सुसंगत हो जाएगी। तो कैसे हो सकते हैं? किसी निकाय में हो सकती है, कुटुंब में हो सकती है, या फिर किसी धर्म से रिलेटेड हो सकती है, खैरात से रिलेटेड हो सकती है, और उस जिले में, मान लीजिए किसी जिले में ही वो चीज़ चल रही है, तो वर्ग के लोगों के द्वारा लिए जाने वाले शब्दों, पदों के अर्थ के बारे में राय सुसंगत हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए विवाह के संबंध में महाराष्ट्र में अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, यूपी में अपने अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, राजस्थान अपने अलग रिचुअल्स फॉलो करता है। तो इन व्यक्तियों की राय जो वहाँ पर दी जाएगी उन व्यक्तियों के बारे में सुसंगत हो जाएंगी जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जिस परिवार ने उसको फॉलो किया है, जिस जिले में उसको फॉलो किया है, जिस धर्म से रिलेटेड है, तो उन सब की जो राय होगी वो क्या हो जाएगी? रिलेवेंट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट बात, सेक्शन 44 बोल रहा है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। कौन किसका कैसे नातेदार है ये हमको कौन बता पाएगा? तो उस परिवार का या उस व्यक्ति से जो संबंधित व्यक्ति होगा, जो उसका नातेदार होगा, वही बता पाएगा। तो देखते हैं इसको। तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में, यानी कि वो नातेदारी है या नहीं, मतलब ए और बी के बीच में कोई नातेदारी है, तो इन नातेदारी का कोई अस्तित्व है या नहीं,
तो ऐसे व्यक्ति के आचरण के द्वारा, ठीक है। आप कोई जनरली ये दोनों बोलते हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में, मान लीजिए इस मकान में रहते हैं, तो यहाँ के आसपास के लोग अगर इनको हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं तो माना जाएगा कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। अगर सिस्टर ब्रदर के रूप में देखते हैं कि भाई ये भाई बहन की तरह रह रहे थे, तो इनकी तरफ फिर माना जाएगा। तो व्यक्ति के आचरण, इन्होंने आचरण किया ना कि भाई हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे तो उस तरीके से आचरण किया, भाई बहन की तरह रहते थे तो उस तरीके से आचरण किया। तो अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विषय साधन सुसंगत है। आसपास के जो व्यक्ति हैं जो उनके बारे में जो राय रख पाएंगे, या परिवार के कोई सदस्य हैं वो इनके बारे में जो बात बोले पाएंगे कि इन दोनों के बीच में ये नातेदारी है, तो वो क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी। अब सेक्शन 45 बोलता है कि राय के आधार कब सुसंगत है। तो जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है। अब कोई मरा हुआ व्यक्ति तो आके अपनी राय पेश करके नहीं जाएगा या कुछ लिख के, लेकिन ये बोल रहा है कि राय के आधार तभी सुसंगत होता है जब कोई जीवित व्यक्ति, अब इस नातेदारी की राय अगर इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, ए और बी एक दूसरे से क्या नातेदार हैं, तो आसपास में रहने वाले कोई जीवित व्यक्ति होंगे, वही तो बोलेंगे ना कि इनके बीच में ये संबंध है, ये इनकी नातेदारी है। तो जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है और वे आधार पर, जिन पर वे आधारित है वो भी सुसंगत है। मतलब जिस आधार पर उन्होंने ये बात रखी कि भाई इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, ये नातेदारी है, तो उन्होंने जो बात कही उसके आधार भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात पे चलिए। अब आ जाते हैं हम शील। शील क्या होता है, कैरेक्टर होता है। शील के आधार कब सुसंगत हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का आचरण, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कब रिलेवेंट हो सकता है, कब इरिलेवेंट हो सकता है। सिविल मामलों में किस तरीके से चलता है और क्रिमिनल मामलों में। यानी कि जो शील के संबंध में सुसंगत बात है, ये सिविल मामले में अपनी अलग चलती है और क्रिमिनल मामले में अपनी अलग चलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी, कंडक्ट शामिल किया जाएगा और कैरेक्टर साबित किया जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर साबित किया जाएगा। तो शील के आधार कब सुसंगत है, 46 से 50 में हमको इसके प्रोविजंस बताए गए हैं। अभी हम देखते हैं आखिर क्या है इसके अंतर्गत। देखिए सबसे पहले वाला पॉइंट, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। यानी कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील कैसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को संभव या अधिसंभाव्य या संभाव्य बनाता है, विसंगत है। यानी कि सिविल मामलों में व्यक्ति का शील कैसा है, आचरण कैसा है, इररिलेवेंट है। ठीक है, विसंगत बात बोल रहा है। सेक्शन 47 क्या बोल रहा है, दांडिक मामलों में यानी क्रिमिनल मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। यानी कि पहले उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा रहा था, अच्छा रहा था, इस चीज को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी। तो सेक्शन 47 बोल रहा है कि दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। ठीक है, सेक्शन 48 बोल रहा है कतिपय मामलों में यानी कुछ मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य का सुसंगत ना होना। यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, उसका पहले कोई सेक्सुअल अनुभव एक्सपीरियंस रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट। कैसे होगा, भारतीय दंड संहिता या फिर आप इसको अब बीएसए के संबंध में बीएनएस बोल सकते हो, भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराओं के अधीन अपराध के लिए यानी ऑफेंस के लिए या प्रयत्न के लिए, न केवल अपराध करने के संबंध में बल्कि उसके अटेम्प्ट करने के लिए भी अभियोजन में यह जहां सम्मति का प्रश्न विवादक है, यानी उसने कंसेंट दी थी या नहीं दी थी, इस चीज के ऊपर विवाद उत्पन्न है, वहां पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसे सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। एक्ट की लैंग्वेज देख ली। अब देखते हैं, मान लीजिए ए एक प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट है ए, बी इसके संग रेप कमिट करता है, बी कमिट करता है इसके संग रेप। ठीक है, अब ये बोलता है कि भाई इसने क्या किया है, कंसर्न दी थी क्योंकि ये क्या है, प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, तो क्या इस चीज को एक्सेप्ट, तो क्या कभी प्रोस्टिट्यूट का रेप नहीं हो सकता, ना मतलब ना होती है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, इसमें होता है कि जब वुमेन ने ना कह दिया मतलब ना होता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर इसने अपनी कंसेंट नहीं दी है, कंसेंट नहीं दी है और बिना कंसेंट के अगर तुम इसके संग सेक्सुअल ऑफेंस कर रहे हो,
सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो वो ना होती है। अब अगर ये जाके बोलता है कि ये प्रोस्टिट्यूट थी या इसकी ये गर्लफ्रेंड थी और इसने इसके संग पहले भी इंटरकोर्स किया हुआ है, तो इस चीज़ को मानेंगे नहीं, उसको रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इसी संबंध में बोल रहा है कि कुछ मामलों में या फिर उसके अटेम्प्ट के संबंध में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि इसने पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है, इसका पूर्व लैंगिक अनुभव रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है सेक्शन 49 के उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। यानी कि कोई जवाब में है, उसके अलावा पहले का अगर उसका बैड करेक्टर है तो वो रिलेवेंट नहीं है। दंडिक कार्रवाइयों में यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यह फैक्ट की अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, यानी जो अक्यूज है उसका शील कैसा है, करेक्टर कैसा है, अच्छा नहीं है, रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, जब तक साक्ष्य ना दिया जाए। ठीक है, कि वो अच्छे शील का है, दिए जाने पर वह सुसंगत होगा। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई उसका बैड करेक्टर है। ठीक है, बैड करेक्टर है, इस चीज़ को क्या करेंगे, रिलेवेंट नहीं मानेंगे जब तक कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। असंगत होता है बुरे शील को साक्ष्य इस कारण कि यदि मामले में बुरे मामले का शील पहले से दे दिया जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, राय बना लेगा। क्या राय बना लेगा कि भाई इसका कैरेक्टर तो शुरू से ही खराब रहा है, तो क्या बोल रहा है, उसका जो पूर्वतन बुराशील होता है वो सुसंगत नहीं होता है जब तक कि कोई एविडेंस देके पेश नहीं कर दिया जाता। क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या करेगा कोर्ट, जब मानव की प्रकृति होती है, जैसा कि क्या होता है, जैसा आप शुरू से बोलते जाएंगे, आप किसी व्यक्ति के बारे में एक बात है, वो आपने एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, 4 बार बोली, 10 बार बोल दी। ठीक है, व्यक्ति एक बार उसको सही नहीं मानेगा, 2 बार सही नहीं मानेगा, 3 बार सही नहीं मानेगा, लेकिन कंटिन्यू आप उसके दिमाग में फीड करते जाओगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, देखो ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, कंटिन्यू उसके। आप अपने घर में भी देखते हैं सब चीज़ें। क्या होता है कि मान लीजिए 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है ना, और थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच की मीडिएटर। कंटिन्यू क्या होता है, एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और दूसरा व्यक्ति जाके कंटिन्यू बोलता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये काम नहीं करता है, ये बोलता नहीं, ये करता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से फीड कर दिया जाएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके बारे में वही राय बना लेगा कि हाँ यार ये 10 बार ये बार बोल रहा है, तो एक ना एक बात तो उसको सच लगेगी। तो कोर्ट भी ऐसे ही करता है, कोर्ट को पहले से ऐसा नहीं बताया जाता, क्योंकि क्या होता है, कोर्ट क्या करेगी, इमेजिनेशन करने लग जाएगी। जज साहब होंगे वो इमेजिन की, हाँ यार इसके बारे में ऐसी सी बात सुनी गई है, तो क्या पता इसने ऐसे कहा, और फिर वो क्या हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे। और हमारे को क्या करना है, कोर्ट को बायस नहीं करना है। तो क्या होगा, असंगत होता है बुरे शील का साक्ष्य इस कारण कि यदि मामले में बुरे शील का साक्ष्य पहले से दे दिया जाएगा तो जो हमारे न्यायाधीश साहब है, जज साहब हैं, राय बना लेंगे कि वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे, और हमको बायस नहीं करना है। फिर क्या बोल रहा है, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जहां व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक है, यानी कि विवाद में चल रहा है उसका करेक्टर ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर उसको क्या करेंगे, उन मामलों में इसको शामिल नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है पूर्व दोष सिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होती है। अगर उसका पहले से उसको कोई दोष सिद्ध किया गया है किसी मामले में, ठीक है, किसी मामले में, मान लीजिए चोरी के मामले में ए नामक व्यक्ति है, इसको चोरी के मामले में क्या किया गया है, पहले से दोषित किया गया है, तो उसको बुरे शील के साक्ष्य के रूप में रिलेवेंट मान लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 50, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। क्या बोल रहा है, सिविल मामलों में, आपने देखा था जो हमने फर्स्ट धारा पढ़ी थी ना, वो भी सिविल मामलों से रिलेटेड थी। तो सिविल मामलों में ये तथ्य है कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, यानी करेक्टर ऐसा है, जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है जो उसे मिलनी चाहिए थी, सुसंगत हो जाएगी। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील सिविल मामलों से रिलेटेड है, और यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जो उसकी नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 4 चैप्टर नंबर 2 का। एक सेकेंड रुकिए, करती हूँ। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को देखना शुरू किया है लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं शुरू किया है, तो वो जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। नए सब्जेक्ट है, ना केवल जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि LLB में भी ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। डिटेल इसको समझाया गया है, वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन किया गया है।
जहाँ हमको लगा है वहाँ पे डिटेल में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जहाँ हमको लगा है कि भाई नॉर्मल गो थ्रू करके काम चल सकता है वहाँ पे नॉर्मल गो थ्रू करके गया। तो आप इसको क्या करेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ के लिए डीलो क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम जो भी अपडेट होगी वो आपको वहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए भी है, डीलो क्लासेस की ऐप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। किसी तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उस पर एडवोकेट बरखा शर्मा करके है, आप वहाँ जाके मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 4 चैप्टर नंबर 2 का। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।